हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। बीए पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकंड ईयर वाले बच्चे, आप लोग कृपया ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, बोले तो संपूर्ण इतिहास। प्राचीन इतिहास से लेकर हम लोग आधुनिक इतिहास तक के सारे सवाल को एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में ऑल क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया तो मैं वीडियो को 100% डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यह है महामैराथन क्लास, ठीक है। इसमें संपूर्ण इतिहास के सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपको बताए जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप सभी को याद दिला दूं, एग्जाम हॉल में यहीं से सारे क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना है, ये 100% गारंटी है दोस्तों। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इससे सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाले। और आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो किस यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनका क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। जिनका क्वेश्चन सेम रहता है और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का क्लास, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे आज के इस वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ आप में से कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको मैं याद दिला दूं कि आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठा के देख लो, ठीक है। वो सारे प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं। साथ ही साथ बीए पार्ट 2 वाले बच्चों के लिए तो आज का वीडियो वरदान है ही। और यदि आपको किसी भी ऑनर्स या सब्सिडी पेपर का नोट्स या सेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ, इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे एक बार फिर से बता दूं, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। पार्ट 2 के वही सवाल मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा जो कि बीए द्वितीय वर्ष में लगातार पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। कुछ का सवालात ऐसे भी हैं जो कि आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे। यहाँ पर सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और बात रहा सब्जेक्टिव का, तो यदि सब्जेक्टिव पैटर्न से की परीक्षाएँ आपके यूनिवर्सिटी में हो रही है तो उनको भी मैं बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपका क्लियर, ठीक है, 100% क्लियर, ठीक है। इसमें कतई संदेह नहीं। इन प्रश्न की खूबसूरती को मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आप में से कुछ छात्र ऐसे भी हैं, उनका कहना यह है कि उससे अच्छा तो मैं अपना किताब खरीद के मैं पढ़ाई कर लूँगा। तो प्यारे दोस्तों, किताब में क्या होता है ना कि कुछ सवाल जो है बाहर से भी दिए जाते हैं, जिसके कुछ सवाल के कुछ वैल्यू नहीं होती। कुछ सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे किताब में। परंतु यहाँ पर वही सवाल देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड है। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये सारे सवाल को तैयार किया गया है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। और इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ आप यदि पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में बताया हूँ कैसे आप जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो है सेकेंडों में डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। पहला सवाल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पार्ट 2 में कुल मिला के प्रत्येक बार पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये सवाल है और जो कि प्रत्येक बार पूछे जा रहे हैं, 100% इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मैं यूं ही कोई प्रश्न को नहीं लाता, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही लाता हूं, और जो आपके एग्जाम यानी कि प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं वही प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है यहाँ पर, सिंध पर अरबों ने आक्रमण कब किया? सिंध पर अरबों ने आक्रमण कब किया? ये सवाल जो है आपके एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए और पार्ट 2 में भी इस बार पूछे जाएंगे। तो सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था तो 712 ईस्वी में, ठीक है। और भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत में शासन करने वाला पहला यानी कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले नींव डाली थी भारत में यानी कि मुस्लिम शासक का। तो पहला भारत में पहला मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और सिंध का प्रथम सफल विजेता भी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम शासक शासन करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और सिंध का प्रथम सफल यानी कि सक्सेसफुल विजेता था मोहम्मद बिन कासिम। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव पैटर्न पर जहाँ एग्जाम होती है वो बच्चे भी ध्यान दें, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? जिस समय अरब आक्रमण कर रहा था सिंध पर, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण कर रहा था सिंध पर, तो सिंध का शासक था दाहिर महोदय शासक थे, ठीक है। इसके बाद
सोमनाथ मंदिर बोला जाए तो इनके मतलब सोमनाथ मंदिर अपने गोद में बहुत सारे संपत्ति को रखे हुए थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, जिससे मतलब भारत इतना ज़्यादा संपत्ति था कि भारत को भी चला सकता था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था कब, ठीक है, कब क्या हुआ था इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। और मोहम्मद गजनवी का जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सोमनाथ मंदिर की अपार धन संपदा को लूटना और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। समझ सकते हैं इसकी मानसिकता क्या थी। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे हम भारत के सोमनाथ के मंदिर से लूट कर, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत की अपार संपत्ति को लूटना। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की अपार संपत्ति को लूटना, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहम्मद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। मान के चलो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण कर रहे थे उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो पहले नंबर तो भारत के जितने भी शासक थे उनमें एकता का अभाव था, जैसा कि अभी भी देख रहे हो आप, एकता का अभाव था। उनके अंदर स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता थी, ठीक है, स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता थी। और सारे जितने भी शासक थे एक दूसरे शासक से संघर्ष कर रहे थे। तो जब आपके अंदर एकता की कमी रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी, आप एक शासक दूसरे शासक से लड़ोगे तो कोई बाहरी आकर जो है आपके देश को लूटेगा ही। ये स्वाभाविक सी बात है, लाजमी सी बात है। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इस बार जो है स्टेट PCS में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। तो हिंदू शाही राजा का विनाश करना पहला मतलब देखिए, मोहम्मद गजनवी का एक रीजन ये था कि मध्य एशिया में हम बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे जैसे कि भारत की अपार संपत्ति को लूटेंगे। और दूसरा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था हिंदू शाही राजा का विनाश, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ हिंदू शाही के राजा का जो है पूर्ण रूप से विनाश हो गया। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। मोहम्मद गोरी भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। जब भारत में एकता की कमी हो, स्थिरता ना हो वहाँ के शासक को, तो फिर सब चाहेगा कि हम भी जाके आक्रमण करें, हम भी करें। उसी प्रकार मोहम्मद गोरी साहब भी जो है भारत आए और आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है साम्राज्य की स्थापना करना। ये जो है मोहम्मद गजनवी के जैसे इनका सोच नहीं था। मोहम्मद गजनवी का सोच था कि हम भारत को लूटेंगे, मध्य एशिया में जो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे। परंतु मोहम्मद गौरी सोचा क्यों ना हम भारत में ही साम्राज्य का स्थापना कर दें। तो मोहम्मद गौरी भी कहाँ पीछे हटने वाले थे और भारत में साम्राज्य की स्थापना इसने करी, ठीक है, 100% करी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बड़े शासक थे, ये बहुत ही बड़े योद्धा, शब्दवेदी वाहन ये चलाना जानते थे। और इनका एक मूवी भी आ रहा है, ठीक है, जिनका किरदार अक्षय कुमार निभाने वाले हैं, ठीक है। इसका ट्रेलर शायद आ चुका है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 192 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। क्योंकि हार क्यों हो जाते हैं, क्यों हार जाते हैं इतने बड़े योद्धा, क्योंकि इसके अपने ने ही इसे जख्म देते हैं, और मोहम्मद गौरी से जाकर मिल जाते हैं, जिसका लाभ मोहम्मद गौरी को मिलता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पूर्ण रूप से हरा देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों पर अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। जब भारत के प्रदेश को ये जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि करने के लिए भी कोई चाहिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने तैयार किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान को। कब किया था, 192 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर, मोहम्मद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण भारत पर किस ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण भारत पर किस सन में किया था, तो 1002 ईस्वी में किया हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया था, 1002 ईस्वी में। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पर कब किया था, तो 1025 ईस्वी में, ठीक है। क्यों कर रहा था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण,
तो उसकी अपार धन संपत्ति को लूटना और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, भारत का मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हो, यानी कि भारत पर मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो प्यारे दोस्तों 1027 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण इन्होंने किया था 1002 ईस्वी में, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और अंतिम आक्रमण भारत पर कब किया था 1027 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। और 17 बार क्यों आक्रमण करना ही था तो एक बार करके आप सब कुछ कर लेते, परंतु भारत में इतने ज़्यादा संपत्ति थी, जिसे भारत में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया में समझ सकते हो कितनी सारी धन संपत्ति मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ था। और ये क्या करते थे, मतलब बार बार आकर आक्रमण कर कर यहाँ से सारे धन संपत्ति को लूट लिया करते थे। तो कुल मिला के 17 बार इन्होंने आक्रमण किया, और 17 बार में समझ सकते हो कितने संपत्ति को इन्होंने जो अपने देश ले गए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ, तो मुल्तान राज्य के विरुद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम आक्रमण इन्होंने मुल्तान राज्य के विरुद्ध किया था, कौन, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किए तो इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का। जैसे कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था कि हम यहाँ से सारे धन संपत्ति को लूटेंगे, परंतु मोहम्मद गौरी का क्या उद्देश्य था आक्रमण करने का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मोहम्मद गौरी के अंदर धन की लालसा नहीं थी। ठीक है, यहाँ धन की लालसा का मतलब समझ रहे हो, ये बहुत बड़े बड़े वाले दिमाग लगाए हुए थे। ठीक है, इसकी कामना थी कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेंगे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे, और भारत पर विजय हासिल करेंगे, और सत्ता को जो है अपने हाथ में लेंगे। तो समझ सकते हो इसके पास दिमाग कितने बड़े वाले थे। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इस पर कुल मिला के 5 वंशों ने शासन किया। इसको 19 नंबर का सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले कौन थे। तो तुगलक वंश थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन हुए थे तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों का स्वामी किसने बनाया गया। जब मोहम्मद गौरी भारत को जीत लेता है तो कहीं ना कहीं भारत के विभिन्न क्षेत्रों को इन्होंने जीता, और उनका स्वामी भी तो चाहिए। तो स्वामी के रूप में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने चूज किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत का क्षेत्रों का स्वामी बना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त कब किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारतीय साम्राज्य का शासक कब नियुक्त किया था। तो प्यारे दोस्तों 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत से साम्राज्य का शासक नियुक्त किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एसएससी में पूछे गए हैं, और रेलवे में भी पूछे गए हैं, और पार्ट 2 में तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। ठीक है, घोड़े से गिरकर हुई। तो आखिर वो घोड़ा पर कहीं शिकार खेलने जा रहा था, या युद्ध कर रहा था, या घोड़े का निरीक्षण कर रहा था, या पोलो खेलते समय। तो आप में से कुछ विद्वान साथी ऐसे भी हैं, तो अरे घोड़े से गिरकर हुई मतलब युद्ध करता होगा शायद। तो आप क्या करते हैं, युद्ध करते समय पे क्लिक कर देते। परंतु कुछ और भी ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे, वो कहेंगे नहीं, घोड़ा से तो शिकार खेलने भी जाएंगे, तो शिकार खेलते समय उस पर क्लिक करेंगे। और कुछ का ये होगा कि घोड़े का निरीक्षण करते समय। परंतु प्यारे दोस्तों, पोलो जो है ना, पोलो का एक खेल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है घोड़े से पोलो खेल रहे थे, और पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से किसे लाख बख्श या लाखा बादशाह कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखा बादशाह कहा जाता था, जो कि आपको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। ठीक है, और पार्ट 2 में तो पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो आराम शाह बैठा। ठीक है, आराम शाह कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। परंतु आराम शाह जो, देखिए कभी कभी जो है इंसान को नाम का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आराम शाह हमेशा आराम ही फरमाते थे, हमेशा अय्याशियाँ करते थे। तो इससे जो है गद्दी पर बैठा गया, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो है आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। परंतु ये बच्चे जो है काफ़ी अय्याशियाँ में चूर रहा करते थे, तो वहाँ के प्रजा इनसे तंग आ चुके थे। ठीक है, तंग आ चुके थे, जिसके वजह से आराम शाह को हटाकर कुतुबुद्दीन का ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश।
ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम, और मोहम्मद गोरी का और कुतुबुद्दीन का गुलाम जो है इल्तुतमिश था। तो आराम शाह को हटाकर जो है, आराम शाह को हटाकर 1211 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। इसके बाद सुल्तान बनाने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था? तो उस बदायूं का एक सूबेदार। देखिए क्या है ना कि आज से जब आप मध्यकालीन भारत में जाओगे तो उस समय भी कहीं ना कहीं प्रतिभा को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दिया जाता था। ये एक सूबेदार था, परंतु इसे जो राजा बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा थी। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि देखो, डिग्री कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। डिग्री कोई मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखो, मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी ज़्यादा प्रतिभा है। यदि आपके अंदर प्रतिभा होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। जॉब नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं। जॉब नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जाता है इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था? तो इलबरी कबीले का तुर्क था, ठीक है। इलबरी तुर्क वंश का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था, ठीक है। इलबरी तुर्क वंश का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं दोस्तों, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने करी? तो यहाँ पे देखिए आंसर में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद, परंतु हमारे हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो सकता है, ठीक है। परंतु आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था? इल्तुतमिश के समय जब इल्तुतमिश शासन कर रहे थे, उन्हें डर था किनका? एक मंगोल नेता का। उनका नाम क्या था? चंगेज खां। चंगेज खां से, यानी कि चंगेज खां जो है एक मंगोल नेता थे। मंगोल नेता कौन थे? चंगेज खां। और इससे हमेशा इल्तुतमिश को डर लगा रहा था, दिल्ली की सुरक्षा को खतरा था इससे, चंगेज खां से। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों को एक दल का निर्माण किया? देखिए यहाँ पर बात करते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिन्होंने प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए क्या किया? इन्होंने प्रमुख सरदार, जो भी प्रमुख सरदार थे और जो अमीर व्यक्ति थे, उनका एक दल का निर्माण किया। उस दल का नाम रखा चालीसा दल। और इसके मतलब निर्माणकर्ता कौन थे? इल्तुतमिश। ये प्रश्न जो है एसएससी में भी पूछे गए, स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए और पार्ट 2 में तो पूछे ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के टका और जितल के सर्वप्रथम चलाया था कौन? इल्तुतमिश। आपसे ये सवाल एसएससी में पूछे जाएंगे, रेलवे में पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लूसेट पलटा के एक बार देख लेना, इस सवाल की अहमियत आपको पता चलेगी। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के टका, यानी कि भारत का शुद्ध अरबी सिक्के जो है उनका नाम टका और जितल को सर्वप्रथम किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी। इसका भारत प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, प्रथम तुर्की सुल्तान कौन थे जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था? तो इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए इसके जो मतलब राजा इल्तुतमिश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, मालिक जो थे इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका राजधानी था कहाँ पे? लाहौर में। परंतु प्रथम तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, ठीक है। और शासक बनने से पहले जो इल्तुतमिश बदायूं के एक सूबेदार थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा या बैठे? ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा या बैठी? तो रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। और इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा रुकनुद्दीन फिरोज, तो फिर इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया? रजिया को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, परंतु आराम शाह हमेशा आराम ही फरमाते थे, जो कि गद्दी के लिए पूर्ण रूप से योग्य नहीं थे। तो इल्तुतमिश को जो है वहाँ के प्रजा ने इन्हीं को शासक बनाया। उसी प्रकार इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया, परंतु ये उनके योग्य नहीं थे। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि यार ये जब योग्य नहीं है गद्दी का तो क्या करूं? तो इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री। और इल्तुतमिश अपना अधिकारी रजिया सुल्तान को मनोनीत किया। बलवन, ठीक है, बलवन सुल्तान बनने से पूर्व किसका वजीर था? तो नसरुद्दीन महमूद का, ठीक है। बलवन जो है बहुत ही खौफनाक शासक थे, खौफनाक सुल्तान थे, और ये किसका वजीर था? नसरुद्दीन महमूद का, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न शासकों में से किस शासक ने चालीसा गुलाम सरदारों का गुट को नष्ट किया? देखिए इल्तुतमिश
अपनी प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख सरदारों को और इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख सरदार तो हुए ही और कुछ अमीर व्यक्ति को मिलाकर एक चालीसा मंडल का गठन किया हुआ था, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था को बनाने के लिए। परंतु नसरुद्दीन मोहम्मद के वजीर बलवन जब ये शासक बने तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, चालीसा गुलाम सरदारों के गुट को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। कौन? तो बलवन साहब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बलवन ने शासक के रूप में कौन सा कार्य नहीं किया? तो देखिए, बलवन ने शासक के रूप में कौन कौन से कार्य किए उसके बारे में बता देता हूँ। सुल्तान के पद के प्रतिष्ठा में वृद्धि, सुल्तान का जो पद होता था उनके प्रतिष्ठा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि किए, ठीक है। इन्होंने अपनी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कौन? बलवन। इसके बाद उलेमा वर्ग का राजनीति से विलंघन करना, 40 गुमों के दल का विनाश करना, जिसे चालीसा मंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इन्होंने किया था कब? शासक बनने के बाद। परंतु ऑप्शन नंबर डी जो है, प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था, ये कार्य इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बलवन। सिजदा की प्रथा को प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलवन, जो कि एक वजीर था किसका? नसरुद्दीन महमूद का। परंतु ये एक शासक बन जाता है, एक सुल्तान बन जाता है और इसके बाद इन्होंने सिजदा की प्रथा को प्रारंभ किया, ठीक है। और चालीसा मंडल का स्थापना किया था इल्तुतमिश ने, परंतु बलवन ने उसका नष्ट किया, उसका विनाश किया चालीसा मंडल का। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर निम्न में से किस ईस्वी में आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। क्यों किया था? उनकी अपार धन संपदा को लूटने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुलाम वंश के सुल्तानों की नियुक्ति होती थी चयन व मनोनयन द्वारा। गुलाम वंश जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से गुलाम वंश का प्रारंभ होता है और गुलाम इल्तुतमिश पूर्ण रूप से गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो गुलाम वंश के सुल्तानों की नियुक्ति कैसे होती थी? चयन या मनोनयन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बलवन चयन या मनोनयन, यानी कि चयन का मतलब ये हुआ कि चयन किया जाता था और मनोनयन का मतलब ये होता था कि सब के द्वारा कहने पर जो उनको बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 है, बलवन किस वंश का प्रख्यात शासक था? ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और एसएससी में भी पूछे जाएंगे, रेलवे में भी पूछे जाएंगे। गुलाम वंश का, ठीक है। यहाँ से मैं बलवन किस वंश का प्रख्यात शासक था? गुलाम वंश का। इस आंसर से मैं एग्री नहीं हूँ, एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि बलवन किस वंश का प्रख्यात शासक था। गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? बलवन था, ठीक है। परंतु मैं एग्री नहीं हूँ इस बात से। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लगभग 100 जीवित विद्रोहियों के सिर से पैर तक खाल खिंचवाई और उनकी खालों में भूसा भरवाया और उनमें से कुछ लाशों को नगर के फाटक पर लटका दिया? बलवन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसे अपने कानून व्यवस्था को कायम रखना था, ठीक है। जैसे कि वो अभी भी कहावत में कहता है ना कि मैं तुम्हारे शरीर का खाल खींच के उसमें भूसा भरवा दूंगा, इस समय कहा जाता है, परंतु उस समय ऐसा किया जाता था, ठीक है। तो यानी कि बलवन के शासन व्यवस्था को बलवन से कुछ ऐसे विद्रोही थे जो कि जलते थे, उनके कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो उनमें से 100 जीवित विद्रोहियों की सिर से पैर तक खाल खिंचवाई, ठीक है, उनकी खालों में भूसा भर दिया और उनमें से कुछ के लाश को जो है नगर के फाटक पर लटकवाया और कुछ को जो है फेंक दिया गया। कौन किया ऐसा? तो बलवन। समझ सकते हो कितने क्रूर शासक थे ये। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है, जिसे जो है इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? रजिया सुल्तान को। इसको नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष स्वतंत्र शासक बना? तो 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ था। 1192 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों का स्वामी बनाया गया था, परंतु 1206 ईस्वी में मतलब इसका राज्यारोहण हुआ था, या इसे आप बोल सकते हो वह स्वतंत्र शासक बना था ये 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, बलवन दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? बलवन दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? तो बलवन दिल्ली के राज सिंहासन पर जो है 1266 ईस्वी में बैठा,
इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो प्यारे दोस्तों 1211 ईस्वी में बना। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1211 ईस्वी में। रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुई? तो 1211 ईस्वी में। रजिया सुल्तान दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुई थी? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत दिया गया है। इल्तुतमिश जब 1211 ईस्वी में बैठता है तो फिर रजिया, यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 51 का। रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुई थी? 1211 ईस्वी में, परंतु 1211 ईस्वी में तो इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। फिर रजिया सुल्तान कब बैठी हुई थी? तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको, देखिए ये सारे क्वेश्चन के PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको सही सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि PDF जो है तैयार किया गया अपने हाथों से लिखा हुआ। ठीक है, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे पैटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, गुलाम वंश के अंतिम शासक का वध करवा कर खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? गुलाम वंश के अंतिम शासक का वध करवाकर खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ऐसे महान योद्धा थे, महान तो नहीं बोला जाए परंतु बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक का वध करवाकर खिलजी वंश की स्थापना करी। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अलाउद्दीन की सेनाओं ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया था कहाँ पर? देवगिरी पर। ठीक है, अलाउद्दीन की सेनाओं ने सबसे अधिक बार आक्रमण कहाँ किया था? देवगिरी पर। अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का तरीका था कोरे मारना। अलाउद्दीन देखिए बलबन ने क्या करते थे, वो अपने विद्रोही का खाल खिंचवा कर भूसा भर के उसे अपने गेट पर लटका देते थे। और अलाउद्दीन क्या करते थे, ये मतलब जब इनके विद्रोह में कोई खड़ा होता था या उनके शासनकाल में कोई कुछ किस तरह का गलत काम करता था तो ये क्या करते थे? कोरे मरवाते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 55, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों पर जो नए कर लगाए थे वो कौन कौन से थे? चारागृह एवं गृहगार। ठीक है, ये सब पे इन्होंने कर लगाए, यानी कि टैक्स, जिसे अभी के रूप में इनकम टैक्स बोलते हो ना, उस समय ढेर सारे टैक्स थे, चारागृह, गृह कर और भी बहुत सारे थे। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान सेनापति कौन था? ठीक है, जिसे आप साउथ बोलते हो ना, साउथ इंडियन, तो उसी को आप यहाँ हिंदी में बोल सकते हो दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान सेनापति था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी पर भारत के प्रति नीति थी क्या? धन को लूटना। देखिए जो भी आते थे सारे के सारे जो है धन लूटने का ही काम करते थे, और मरने के बाद तो कोई धन ले जाता नहीं, पता नहीं उन लोगों की मानसिकता क्या थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत के प्रति की नीति क्या थी? धन को लूटना। ठीक है, साउथ में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर थे जिनमें की संपत्ति की कमी नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की नीति का कौन सा उद्देश्य या कारण नहीं था? देखिए बाजार नियंत्रण और मूल्य, देखिए पहली बार मूल्य निर्धारण, जैसे कि अभी मान के चलो कि आप 5 रुपये के कुरकुरे लेते हो, तो हर जगह जो है कुरकुरे मान के चलो 5 रुपये में आपको 50 ग्राम कुरकुरे दे रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाओगे तो 5 रुपये में आपको 50 ग्राम ही कुरकुरे देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 रुपये में 50 ग्राम ही कुरकुरे देखने को मिलेगा ऑल इंडिया में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य निर्धारण कर दिया गया था, परंतु मध्यकालीन भारत में ऐसा कुछ नहीं था, मूल्य निर्धारण नहीं था। तो मूल्य निर्धारण की विधि को सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। ठीक है, और इसके बाद बाजार को कैसे नियंत्रित किया जाए इस नीति को भी अपनाया। ठीक है, और ये सब करने का मुख्य तात्पर्य क्या था, इसने ऐसा परिवर्तन क्यों किया? तो प्यारे दोस्तों, पहला था मुद्रा का कम स्तर और मूल्य वृद्धि, दूसरा था सैनिकों को वेतन में कटौती, प्रशासन में वित्तीय भार को कम करना, परंतु जनहित भावना के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। जनहित बोले तो वहाँ के प्रजा की जो भावना है उसके बारे में कभी नहीं सोचा इन्होंने। इसका क्वेश्चन नंबर 59 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से निम्न वर्गों में से किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ? जब इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया, मूल्य निर्धारण प्रणाली को, तो इनमें से किन वर्गों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ? ठीक है, तो सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को और सैनिकों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है,
इसके बाद अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, सिर्फ दिल्ली में। अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था लागू की गई थी सिर्फ दिल्ली में। इसके बाद अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अमीर खुसरो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुए थे, ये किसके शासनकाल में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। भू राजस्व प्रथा सर्वप्रथम निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने प्रचलित की? भू राजस्व यानी कि भूमि, मतलब जहाँ मान के चलो कि अभी जैसे कि आप के पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसका प्रत्येक साल आप रसीद कटाते हो, तो कहीं ना कहीं वो भू कर दे रहे हो, आप ज़मीन का कहीं ना कहीं कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। उसी प्रकार उस समय भी भू राजस्व प्रथा जो है उसको प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर कब बैठा था? दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी, आपसे पूछ दिया जाए अलाउद्दीन खिलजी भारत की दिल्ली की गद्दी पर कब बैठाया गया था? तो 1296 ईस्वी में। ये सारे सवाल जो मैं अभी तभी से बकते जा रहा हूँ, ये सारे सवाल जो है SSC, रेलवे, ठीक है, स्टेट पीसीएस बोले तो जैसे SDO BDO ये सब जो बनता है आदमी, उसको हम स्टेट पीसीएस बोल सकते हैं। और साथ में BA सेकेंड ईयर, सबसे ज़्यादा BA सेकेंड ईयर, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आप इसे थोड़ा सीरियसली लो, मेरे इन बातों को सीरियसली लो और गौर से मेरे इन बातों को सुनते जाओ, ठीक है। और आप मार्केट से बुक लेकर भी पढ़ सकते हो, परंतु बुक में जो है सारे सेलेक्टेड प्रश्न नहीं मिलेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको कभी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, वो भी आपको वहाँ पर रटना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर आपको जो है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही दिए गए हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को आप MBT बोल सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान कब बना? तो 1325 ईस्वी में बना, ठीक है। और भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जूना खां किस सुल्तान का नाम था? जूना खां किस सुल्तान का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम था जूना खां। और लक्ष्य खां तो किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल या सनकी कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ये इसे पागल या सनकी भी कहा जाता था, क्योंकि ये कभी भी कोई फैसला ले लेते थे और ऐसा फैसला लेते थे जो कि इस फैसले से सभी नाराज़ हो जाते थे, इसलिए इसे पागल या सनकी व्यक्ति कहा गया, मानसिक रूप से पागल व्यक्ति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, किस सुल्तान के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? किस सुल्तान के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? तो बलबन के समय में। और इल्तुतमिश के समय में जो है मंगोल के नेता चंगेज खां वो आक्रमण किया करते थे। और बलबन के समय में कौन क्या करते थे भारत पर आक्रमण? तो तैमूर-लंग, ठीक है, तैमूर-लंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, तैमूर-लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में तैमूर-लंग भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। इसके बाद इब्न बतूता जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, किस देश का पर्यटक था? तो चीन का पर्यटक था। इब्न बतूता जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, किस देश का पर्यटक था? तो चीन का था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस तुगलक सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चांदी के सिक्के चलाए जा रहे थे, परंतु चांदी के सिक्के की जगह इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर-लंग ने भारत पर आक्रमण किस वंश के शासनकाल में किया था? तो तुगलक वंश के। और उस समय कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर-लंग जब आक्रमण किया था भारत पर, उस समय कौन से वंश शासन कर रहे थे? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के कौन से शासक थे? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। इसको अभागा आदर्शवादी कहलाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये एक सनकी व्यक्ति थे, एक पागल व्यक्ति थे, ये इसे आप अभागा भी बोल सकते हो या अभागा आदर्शवादी भी बोल सकते हो, ये कहलाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसको कृषि हेतु ऋण व्यवस्था का सर्वप्रथम किस सुल्तान ने दी? कृषि हेतु ऋण यानी कि खेती करने के लिए ऋण की व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने दी? तो मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश का कौन शासक अपनी लोक कल्याणकारी नीति के लिए जाना जाता है? तो फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक
जो है लोक कल्याणकारी नीति के लिए जाना जाता है। तुगलक वंश के ये शासक हैं फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर किलों की उतार बनाई? ठीक है, तो बलमन ने। ठीक है, ये काफ़ी डरपोक व्यक्ति थे, इसे डर लगता था किसका? तो तैमूर लंग का। इसका तो ब्राह्मणों से जजिया, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मणों से जजिया वसूल करने वाला एकमात्र दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों से जजिया कर, यानी कि जजिया एक टैक्स है, उसे लिया जाता था किसके द्वारा? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। दिल्ली सुल्तानों में से एकमात्र सुल्तान जिसे अपनी प्रजा को 24 करोड़ से मुक्त किया, कौन थे वो? तो फिरोज तुगलक। दिल्ली सुल्तान के एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपने प्रजा को 24 करोड़ से मुक्त किया था, फिरोज तुगलक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका, प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अलाय का दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाय का दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद 1 लाख मकबरा व 60 गुंबद मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी, सूफी संप्रदाय के निम्न शाखाओं में कौन शाखा भारत में अधिक लोकप्रिय हुई? ठीक है, चिश्ती शाखा। चिश्ती शाखा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप सब यहाँ पर देख सकते हो किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? पारसियन, यानी कि फारसी भाषा को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आप सभी, फारस वास्तुकला की कौन सी विशेषता है जिसे तुर्क भारत में लाए? नुकुली, मेहराब एवं गुंबद दोनों। इसका तो क्वेश्चन नंबर 85 पे है कि भारत में सबसे पहले कौन आया? तो ये सारे दार्शनिक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ह्वेन-त्सांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, मेगास्थनीज। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया था। इसके बाद किसके शासनकाल में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब की थी? तो प्यारे दोस्तों 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में। इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विजयनगर राज्य का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर राज्य का सबसे पहले शासक कौन था? तो हरिहर बुक्का। हरिहर। ठीक है, हरिहर। इसके बाद विजयनगर राज्य के प्रथम शासक हरिहर किस वंश के थे? तो वे एक संगम वंश के थे। हरिहर विजयनगर के राज्य के प्रथम शासक तो हरिहर थे, और ये किस वंश से संबंधित थे? तो संगम वंश से संबंधित थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कहलाते थे 8 प्रसिद्ध सैनिक। ठीक है, 8 प्रसिद्ध सैनिक। तो विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कहलाते थे? तो 8 प्रसिद्ध सैनिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 है आपका, विजयनगर शासकों का कौन सा धर्म था? तो वैष्णव। ये लोग इनके प्रभु थे विष्णु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 93, हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो कृष्णामर्गी शाखा ने। यहाँ पर शाखा पूछा जा रहा है, यहाँ पर किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। परंतु यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से समझ में आएगा, रामगिरगी शाखा ने, भक्ति मार्गो शाखा ने, कृष्णामार्गी शाखा ने, ज्ञान मार्गी शाखा ने। कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले थे कृष्णदेव राय। ठीक है, इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना करी। चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया था किसने? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। ये अभी ट्रेंडिंग पे है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार प्रत्येक न्यूज़ चैनल वाले चलाते हैं। ठीक है, और इसमें ये कहते हैं कि कुतुब मीनार में ये है वो है, तो ये ट्रेंडिंग में है
ठीक है। और इसके बारे में और भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगे न्यूज़ चैनल पे, परंतु न्यूज़ चैनल को मत फॉलो कीजिए, पागल बना देगा। तो 1210 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान ने अशोक महान के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित कराया, वो सुल्तान कौन थे? फिरोज तुगलक। इसके बाद संत वल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म को किस शाखा को अपनाया? तो यहाँ पर कृष्ण मार्गी शाखा को। संत वल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म की किस शाखा को अपनाया? तो कृष्ण मार्गी शाखा को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। महाराष्ट्र से भक्ति आंदोलन, एक समय में भक्ति आंदोलन काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग पे था, तो प्रत्येक राज्य से जो है ना कहीं एक मतलब उस आंदोलन को मार्ग दिखाने वाला था। तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को मार्ग दिखाने वाला, उसका मतलब कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करने वाला चैतन्य महाप्रभु थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे चैतन्य महाप्रभु, परंतु यहाँ पर देखिए ऑप्शन का कहीं ना कहीं खेला है। यहाँ पर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता एक और थे, नामदेव। इसके बाद प्यारे दोस्तों, बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन का सूत्रपात एवं प्रसार किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए अब यहाँ से डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत दिए हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस प्रश्न को काटो, 99 को आप यहाँ पे फॉलो करो। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे नामदेव, बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन का सूत्रपात एवं प्रसार किया था चैतन्य महाप्रभु ने। मैं आपको सही आंसर बताने का काम करूंगा। पानीपत का प्रथम युद्ध गाजी की उपाधि धारण की थी किसने? खानवा के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी कौन? तो बाबर ने ये उपाधि धारण की थी, परंतु यहाँ पर ऑप्शन कुछ और दे दिया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में गाजी की उपाधि कौन धारण की थी? बाबर ने। और देखिए पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। इब्राहिम लोदी के अत्याचार से मतलब काफ़ी ज़्यादा भारत के कुछ शासक गंभीर थे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो है बाबर को इनवाइट किया गया था, ठीक है। बाबर को इनवाइट किया गया था और पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी 1526 ईस्वी में, ठीक है। और जिसमें कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, और जब पानीपत के युद्ध को पूर्ण रूप से जीत लिया बाबर ने, तो गाजी की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है? तो बाबर ने अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखा है, ठीक है, स्वयं लिखा है। मान के चलो कोई सेलिब्रिटी है तो उसके जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखा करता था, ठीक है। परंतु बाबर एक ऐसे योद्धा थे जो अपने बारे में खुद ही लिखा करते थे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर, ठीक है। सर्वप्रथम बाबर आया, ठीक। बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, हुमायूं का पुत्र कौन हुआ? अकबर हुआ, अकबर का पुत्र जो है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 104 में है, किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने, ठीक है। इसका बाबर के भारत आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। इसके बाद निम्न युद्धों में कौन युद्ध भारत में बाबर के भाग का निर्णय करने वाला सिद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। जब बाबर द्वारा काफ़ी सारे युद्ध लड़े गए, उसमें से खानवा का युद्ध ये एक ऐसा युद्ध था जो कि बाबर के भाग का निर्णय करने वाला था। तानसेन को अकबर कहाँ से लाया था? तो प्यारे दोस्तों, तानसेन को अकबर ने लाया था ग्वालियर से। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में है। इसकी हैदराबाद की खूबसूरती को चार मीनार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ का मतलब बड़े बड़े किला को बनाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ग्वालियर का किला छोड़ के बांकुर, लाहौर का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ग्वालियर का किला इन्होंने नहीं बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहाँ ने। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? रंगून में। कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। वहीं मुगल का प्रथम सम्राट की बात करें तो बाबर था। अलबेरुनी किसके शासनकाल में रहा था?
तो ये रहा था सुल्तान महमूद के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका एकनाथ किस शताब्दी के संत और धर्म सुधारक थे? तो 16वीं शताब्दी के। ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्मरणीय प्रश्न दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पर भारत के तुर्क शासन की स्थापना, भारत में मोहम्मद गौरी ने जिस मुस्लिम शासित राज्य साम्राज्य की स्थापना की उसे तुर्क, अफगान या दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, और आप लोग का यदि अच्छा रिस्पांस रहा तो इससे भी बेहतरीन क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो और मैं PDF डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ओके। सभी छात्रों के फ़ोन में गूगल तो होगा ही, गूगल पे आपको सर्च करना है TWS रिजल्ट। और प्यारे दोस्तों मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ यही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, ये हमारा 100% गारंटी है। तो आपको TWS रिजल्ट सर्च कर देना है गूगल पे जाके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात यहाँ पर आपको थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया ऑल यूनिवर्सिटी प्रीवियस। तो प्यारे दोस्तों यहाँ के इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके क्वेश्चन बैंक तो मिलेंगे ही, और यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर के सजेशन और वहीं सब्सिडरी पेपर के सजेशन साथ में आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डाउनलोड कर लेना है। तो ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं, ये जो देख रहे हो हिंदी में प्यारे प्यारे शब्दों में जो लिखा गया है ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका बताया गया। तो इसको पढ़ के आप ईजिली मेथड से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके मन में कोई तरह के सवाल हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ये सारे जो है बताए गए हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे यूपी के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ बिहार के हैं। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सजेशन और साथ ही साथ नोट्स, इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फाइनली आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग जल्दी से जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।